बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में भूगोल प्रायोगिक के अंतर्गत आपको आंकड़े स्रोत संकलन का भाग 1 और भाग 2 लेक्चर में बताया गया था, जिसमें आंकड़े का अर्थ, परिभाषा और आंकड़ों के स्रोत, आंकड़ों के प्रकार, ये सब बताए गए थे। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण। आंकड़ों का सारणीयन का तात्पर्य है आंकड़ों को सारणीबद्ध करना। जैसे कोई आंकड़ा हमको प्राप्त हुआ, उसको हम सरल रूप में सारणी में अंकित करते हैं। इस सारणी में अंकित करने को सारणीयन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक क्लास में विभिन्न आयु वर्ग के छात्र हैं, तो पहले हम आंकड़े संकलित करते हैं कि 1 से, या 1 से तो नहीं होते छात्र, 8 से 10 वर्ष के छात्रों की संख्या कितनी है, 10 से 15 वर्ष के छात्रों की संख्या कितनी है, 15 से 20 वर्ष के छात्रों की संख्या कितनी है। ये 3 स्टेप में हम ज्ञात करते हैं। जब संख्या मालूम हो जाता है तो उसको सारणी में लिखते हैं, कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में आयु वर्ग, दूसरों में छात्रों की संख्या, उसको ऊपर नीचे लिखते हैं। आयु वर्ग 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20, 20, 25, इस प्रकार से आयु वर्ग लिखते हैं। उसके आगे उस वर्ग में जितने संख्या होती हैं उस संख्या को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं आंकड़े का सारणीयन। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया आंकड़े का सारणीयन का अर्थ। इसका उद्देश्य क्यों ऐसा सारणीयन किया जाता है? सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, अपने विषय को प्रस्तुत करने के लिए एक व्यवस्थित हो जाता है। आंकड़ा व्यवस्थित रूप से बन जाता है, सारणी में आबद्ध हो जाता है, तो अच्छे ढंग से विषय का प्रस्तुतिकरण हो जाता है। दूसरा है बोधगम्य सूचनाएं। जो सूचनाएं होती हैं बोधगम्य होती हैं, आंकड़ों में देखकर तुरंत स्पष्ट हो जाती हैं, इसलिए आंकड़ों का सारणीयन किया जाता है। तीसरा है तथ्यों का स्पष्टीकरण। जो भी तथ्य हैं वो एकदम क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। ये छात्रों की संख्या से संबंधित हो, या किसी साक्षरता और निरक्षरता से संबंधित हो, या भूमि का आंकड़ा हो, कृषि का आंकड़ा हो, तो उस आंकड़े जब सारणीबद्ध कर देते हैं तो उससे क्या होता है, तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। चौथी बात, सुविधाजनक तुलना। अगर हम एक चीज़ का दूसरे से तुलना करते हैं, जैसे मान लो हमने जैसे बताया कि आयु वर्ग में छात्रों की तुलना करते हैं, तो जब एक इकट्ठा सारणी में दिए गए हैं तो वहीं पर तुलना हो जाती है कि भाई देखिए इस आयु वर्ग से इस आयु वर्ग में इतने छात्र अधिक हैं, और इस आयु वर्ग से इस आयु वर्ग में छात्र कम हैं। तो एक दूसरे आयु वर्ग के छात्रों की तुलना हो जाती है कि किस में अधिक हैं, किस में कम हैं। तो उसका हम उस समस्या का निदान खोजते हैं कि क्यों अधिक है और इसमें कम क्यों है, सामंजस्य क्यों नहीं, बराबर क्यों नहीं, और उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से तुलनात्मक हो जाता है। और अगली बात संक्षिप्तता। वैसे आप डिटेल से बहुत सारे आंकड़े प्राप्त किए लिख लिए, लेकिन एक जगह जब उसको आप सारणी में आबद्ध कर लेते हैं तो एक संक्षिप्त रूप में हमको दिखाई पड़ जाता है। एक दृष्टि में ही पूरा आंकड़ा तैयार होता है, दिखाई पड़ रहा है, तो एक संक्षिप्तता इसमें आ जाती है। ये उद्देश्य है सारणी के बनाने के उद्देश्य होते हैं। अब अच्छी सारणी कैसे तैयार, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? पहली बात आकर्षकता, बहुत आकर्षक हो, देखने में आकर्षक, तो बच्चे उसको देखना पसंद करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको वो चित्र देखना पसंद करते हैं, रंग बिरंगे अच्छे से जो आकर्षक चित्र होते हैं पुष्पों के, वो सब देखना पसंद करते हैं। इसलिए चित्रों के माध्यम से हम
अल्फ़ाबेट उनको पढ़ाते हैं, जिसमें आकर्षकता ज़्यादा होती तो बच्चे भी उस के प्रति आकर्षित होते। तो सारणी आकर्षण वाली होनी चाहिए, सुंदर साफ सुथरा बनी होगी तो आकर्षक होगी। दूसरा, समुचित आकार, बहुत बड़ा आकार भी ना हो, यहाँ से वहाँ तक दिया गया है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, इधर देखते उधर गायब हो जाता है। लंबाई चौड़ाई उसका आकार एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, तो वो अच्छी सारणी मानी जाती है। तीसरा, तुलना की सुविधा, ऐसी सारणी हो कि एक दूसरे को देख करके हम आमने सामने जो उसके सारणी के तथ्य है, सूचनाएं लिखी होंगी तो तुरंत हम तुलना कर लेंगे, और एक अगर ऊपर है एक नीचे है तो ऊपर से नीचे देख करके तुलना करने में अव्यवस्था होती है। आसपास में कई तथ्यों को लिखा गया है तो उसका तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाता है। तो अगर तुम ऐसी सारणी बनी है तो उसको अच्छा माना जाता है, समुचित आकार, तुलना की सुविधा। पांचवा है स्पष्टता और सरलता, सारणी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, उसको समझने में दिक्कत ना हो बच्चों को, तो बच्चे अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो जो सारणी बनाई जाए बिल्कुल क्लियर हो, सरल हो और जटिल ना हो, तो अच्छी मानी जाती है। अच्छी सारणी के लक्षण, उद्देश्यानुकूल, जिस उद्देश्य से के प्राप्ति के लिए हम सारणी बनाते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है, ये बहुत आवश्यक है। अगर हम जिस उद्देश्य से सारणी बना रहे हैं और सारणी के कॉलम सब सारे दे दिए, सारणी बन गई, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं है तो वो सारणी अच्छी नहीं बन जाएगी। सरल रूप में उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, स्पष्ट हो जाए, तो वो सारणी अच्छी मानी जाती है। और अगला है वैज्ञानिकता, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सारणी बनी होनी चाहिए, वैज्ञानिकता होनी चाहिए, तो ऐसी सारणी उत्तम मानी जाती है। तो इस प्रकार से आज बच्चों हमने आपको बताया आंकड़ों का सारणीयन, सारणीयन क्यों होता है, उसका क्या अर्थ है, उसके क्या उद्देश्य हैं, और एक अच्छी सारणी के क्या लक्षण हैं। अब आपको गृह कार्य में एक उदाहरण दिया गया है, इस गृह कार्य को करना है। अपने विद्यालय के सभी छात्रों की संख्या के हिसाब से सारणी बनाना है। अब क्लियर संख्या तो आपको पता नहीं होगी, इसलिए अनुमानित संख्या, आप अनुमानित संख्या मान लीजिए आपकी कक्षा 6 में आप 100 बच्चे लगभग होंगे, उससे कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 होंगे, तो उसमें कितने छात्र होंगे अनुमानित, कितनी छात्राएं होंगी। ऐसे 7 में, 8 में, 9, 10, 11, 12, 6 से 12 तक कक्षाएं इस सारणी मैंने एक साधारण से बनाई थी उदाहरण के तौर पर। एक तरफ कक्षा अंकित करेंगे, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और दूसरी तरफ इन कक्षाओं में बालक और बालिकाओं की संख्या अंकित करेंगे। पहले आप टोटल चाहे लिख लें, मान लो एक क्लास में आपने 150 बच्चे दिखाए तो लगभग 100 बालिकाएं 50 बालक, या 75 बालक 75 बालिकाएं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट ना होना चाहिए, अनुमानित एक आपको बनाना है, एक अंदाज से बनाना है सबको। ऐसे कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12, कक्षा 12 में आप पढ़ते हैं तो 12 का लगभग एकदम सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमारे क्लास में कितने बालक हैं कितनी बालिकाएं हैं। 187 कुल संख्या कक्षा 12 की है और उसमें 100 के करीब बालिकाएं हैं, 100 से ज़्यादा बालिकाएं हैं बल्कि बालक कम हैं। तो आपको ये सारी सारणी तैयार करके गृह कार्य के लिए इसको रखना है, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि सारणीयन किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।